हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनफेड एग्रीकल्चर वाटर सेट मैनेजमेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हम आपको बता दें तो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल ने आप सभी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसमें कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग IBPS के प्रिंटेबल नोट्स होंगे, क्वालिटी कंटेंट सिलेबस आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दिए जाएंगे, सॉल्व पेपर एंड टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, क्वेश्चन बैंक भी आपको दी जाएगी और आपको हमारी तरफ से स्पेशल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। आप चाहें तो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर वहाँ पे ही कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एले क्रॉपिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, एले क्रॉपिंग को किस नाम से जाना जाता है? हेज ग्वेरो, हेज रो इंटरक्रॉपिंग, एवेन्यू क्रॉपिंग। ठीक है। अब एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग एक प्रकार की ऐसी क्रॉपिंग होती है जिसमें ट्री को मैनेज करते हैं हम लोग। हैज रो आर ग्रोन इन वाइट रोज, वाइट रो में हम प्लांट्स वो लगा देते हैं ट्रीज़ को, और क्रॉप को हम उनके स्पेस में प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एले क्रॉपिंग। तो ये इसका आंसर ऑप्शन में सी इज करेक्ट आंसर। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन्स विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 मिलीमीटर इज कॉल्ड। तो क्या होते हैं जब इसमें मतलब कि क्या बोल रहा आपको, जब भी वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितना 700 मिलीमीटर से कम होती है तो हम उसे बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। इसमें जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है वो इज़ लेस देन 75 डेज होता है, और जो ग्रोइंग रीजन होता है वो होता है एरिड। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बिटवीन 75 टू 120 डेज प्रेजेंट फॉर। इसमें जो लेंथ होती है ग्रोइंग पीरियड जो क्रॉप की है ना, वो 75 से 120 डेज होती है। किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है ड्राई लैंड फार्मिंग में। अब ड्राई लैंड फार्मिंग में जो वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल, वो होती है 750 टू 1150 मिलीमीटर तक की होती है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 60% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसमें 60% एग्रीकल्चर जो एरिया है वो कल्टिवेटेड एरिया है। टेम्परेरी मॉइस्चरलेस कंडीशन इन सॉइल इज कॉल्ड। इनमें जब टेम्परेरी मॉइस्चरलेस कंडीशन होती है सॉइल में, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर इंडेक्स IM। ठीक है, वैल्यू ऑफ -66.7 टू -33.3 इज़ फॉर। ये किसके लिए है? तो ये आंसर आपका सेमी एरिड के लिए है। इक्रीसेट क्लासिफाइड द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इक्रीसेट कहाँ पे? हैदराबाद में। SAT सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को कहा जाता है एरियाज इन इंडिया बाय अडॉप्टिंग। किसके अडॉप्ट की गई? वो ट्रॉल्स क्लासिफिकेशन में। तो इधर बात करेंगे हम कि जो क्लासिफिकेशन है प्रपोज किया गया था ट्रोल के द्वारा, वो अडॉप्ट किया गया इक्रीसेट के द्वारा। फॉर किसके लिए? डिफाइनिंग द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए इसको डिफाइन किया गया है। फिर है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स वॉज गिवन बाय। मॉइस्चर इंडेक्स जो अवेलेबिलिटी है वो दी थी आपको हैरग्रिप्स ने दी थी। इन्होंने कब दी थी? 1971 में दी थी। इसमें क्या होता है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो होता है जो कि मेज़र करता है एडिक्वेसी ऑफ प्रेसिपिटेशन में सप्लाइंग क्रॉप वाटर नीड्स। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। इनमें जो फर्स्ट जो रिसर्च स्टेशन था वो स्टार्ट किया गया था 1923 में। कहाँ पे किया गया था? ये मंजरी में किया गया था, नियर पूना के नियरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच जो आया था वो आया था 1923 में, और सेटअप किया गया था स्मॉल प्लॉट्स को कहाँ पे? मंजरी में, नियर पूना के। नेक्स्ट इक्रीसेट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। इक्रीसेट इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था? ये होता हैदराबाद में 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज कॉल्ड, प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। The kind of drought where crops are unable to absorb water from soil even when water is available due to the high osmotic pressure of soil solution is referred as। क्या होता है, एक प्रकार का काइंड, ड्रॉट का एक प्रकार का काइंड जहाँ पे क्रॉप अनेबल होती है, मतलब कि अवेलेबल नहीं होती है एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। इवन व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, यहाँ तक कि जब भी पानी भी होता है तो भी कुछ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सॉइल सोल्यूशन रिफर करता है, उसको हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। प्लांटिंग पैटर्न शुड ऑलवेज बी फॉलोड अंडर ड्राई लैंड कंडीशन, इसका आंसर होगा रेक्टेंगल टाइप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डन इन द स्टैंडिंग क्रॉप टू ओवरकम द अनफेवरेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स आर नोन एज। इनमें से जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जाती है स्टैंडिंग क्रॉप जो हो जाती है ना, ओवरकम के लिए अनफेवरेबल जो सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस है उनके ओवरकम के लिए प्रोलॉन्ग्ड बाय स्पेल्स आर नोन एज, इसको हम बोलते हैं मिड सीजन करेक्शन से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट केवीके इनिशिएटेड इन द ईयर, फर्स्ट केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश हुआ था किस ईयर में, 1974 में, पौंडुचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट ऑफ द सॉइल अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज़। इनमें से जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होते हैं मोस्ट ऑफ सॉइल में ड्राई लैंड कंडीशन में वो कितना होता है, 1% से कम होते हैं। इन इंडिया नियरली हाउ मैनी मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लैंड डिग्रेडेशन इज, उसमें हो गया 775। प्रेजेंस ऑफ डीप क्रैक्स इज सीन इन विच सॉइल, तो जो सबसे ज़्यादा डीप क्रैक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा गहरे जो क्रैक्स दिखाई देते हैं वो क्ले सॉइल में हमको दिखाई देते हैं। क्या होता है, ड्रॉट जो कंडीशन हो जाता है, जो फाइनर टेक्सचर सॉइल होती है उसमें हाई लार्जर जो क्रैक्स हमको देखने को मिलते हैं जब ये ड्राई कंडीशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation given by। तो इसमें जो ड्रॉट है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या हो जाता है, सीजनल रेनफॉल की डेफिशिएंट ही हो जाती है और मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन गिवन बाय। ये किसने दिया था, ये दिया था रामदास ने, ठीक है। नेक्स्ट है, सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज़ नोन एज। जो सीवियर फॉर्म, बहुत ज़्यादा ड्रॉट का सीवियर फॉर्म क्या था, तो सबसे पहले तो ड्रॉट पता हो जाए कि द मॉइस्चर डेफिशिएंट विच रिजल्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द सॉइल इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ पोटेंशियल एवापोरेशन। ड्रॉट क्या हो जाएगा कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सूखा पड़ने लगे, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, है ना, उसको आप क्या कह दोगे, ड्रॉट कह दोगे। जहाँ पे वो प्लांट अपनी अब डिमांड को पूरा ना कर पाए ना, तो वो हो गई ड्रॉट। ड्रॉट कंडीशन कहाँ से इनिशिएट होती है, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोलाइन, है ना, सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी ये हमको देखने मिलता है। अब सीवियर फॉर्म क्या है, ये क्या हो जाएगा, फेमाइन। फेमाइन मतलब कि जो फेमाइन आ जाती है ना, तो सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट का हो जाएगा फेमाइन। एबनॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल इज नोन एज, एबनॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल का जो है आंसर होगा कंटिनेंट ड्रॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट शो विल्टिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग द हॉट पीरियड ऑफ द डे, व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स एवापोरेशन टेम्पररीली फॉर अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड एज, सो मिड डे डिप्रेशन। जब कोई भी प्लांट क्या हो जाता है, वो अपनी विल्टिंग सिम्टम्स को कब करता है शो, वो करता है हॉट पार्ट ऑफ द डे, जब हॉट पार्ट होता है, व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड हो जाता है, अब एब्जॉर्प्शन जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे हम बोल देंगे मिड डे डिप्रेशंस, ठीक है। टर्मिनल ड्रॉट ऑल्सो नोन एज, जो टर्मिनल ड्रॉट है उसे हम क्या कहते हैं, लेट सीजन ड्रॉट भी हम इसे कह देते हैं। फिर fill in the blanks, type of drought is due to the low air humidity and frequently accompanied by hot dry winds। तो सीजनल ड्रॉट जो है वो एक प्रकार का टाइप ऑफ ड्रॉट है जिसमें क्या होता है, लो एयर ह्यूमिडिटी के कारण और फ्रिक्वेंटली अकम्पनाइड के कारण हॉट ड्राई विंड्स के द्वारा ये होता है, ठीक है। सीजनल ड्रॉट, सॉरी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है ये। अमीनो एसिड एक्युमुलेटेड अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन इज प्रोलाइन। जो अमीनो एसिड का एक्युमुलेट होता है मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में वो है प्रोलाइन। नेक्स्ट है,
fill in the blanks, acts as water deficit sensor to minimize the loss of tissue water potential। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो एक प्रकार से एक्ट करता है वाटर डेफिशिट सेंसर में मिनिमाइज करने के लिए टिश्यू वाटर पोटेंशियल को। नेक्स्ट 27, ड्यू टू ड्रॉट लीफ सुक्रोज कंटेंट। जो ड्रॉट के कारण जो लीफ का सुक्रेस कंटेंट्स होता है वो क्या होता है, कंटेंट होता है डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है टू रिलीज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर द गेट्स ओपन इन डैम्स आर कॉल्ड एज। क्या होता है जब रिलीज कंट्रोल्ड फ्लो जो हो जाता है वाटर का, कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर जो गेट ओपन कर देते कहाँ के, डैम्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लूस गेट बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है जनरली द साइज़ ऑफ फार्म पॉन्ड। जो फार्म पॉन्ड है जो हम लोग खेतों में तालाब बना देते हैं उनका साइज़ जो होता है वो कितना होता है, जनरली 100 to 300 मीटर क्यूब होता है। मल्टी पोटेशियम, ठीक है, कंटेंट मल्टी पोटेशियम में क्या होता है, ये 13045 NPK। अब यहाँ पे आपको हम एक बात बता दें कि मल्टी पोटेशियम जो कंटेंट है ना, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो एक प्रकार का पोटेशियम और नाइट्रोजन का सोर्स होता है, जो कि इनमें दो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब एसेंशियल जो प्लांट और ग्रोथ के लिए होते हैं, प्लांट और उनकी न्यूट्रिशन की ग्रोथ के लिए होते हैं। तो इनमें से जो NPK है फॉस्फोरस इस पर रिक्वायर नहीं होता, जो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम और नाइट्रोजन इस पर मेन रहते हैं। तो आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। मिली वाटर सेट साइज हैव द साइज ऑफ, जो मिली वाटर सेट का साइज होता है वो है 1000 से 10,000 हेक्टेयर। कंटूर वंड्स आर फॉलोड इन रेनफॉल। कंटूर वंड्स क्या होते हैं, इनको रिकमेंडेड किया जाता है उन एरिया में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। लो रेनफॉल कहाँ पे, जहाँ पे 600 मिलीमीटर से कम रेनफॉल होती है ना। एग्रीकल्चरल फील्ड्स विथ परमेएबल सॉइल एंड हैविंग अ लैंड स्लोप ऑफ लेस देन 6%। जहाँ पे 6% से कम स्लोप होती है, लैंड स्लोप, वहाँ पे कंटूर फार्मिंग की जाती है ना। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रिक्वायर होती है 600 इज़ लेस देन 600 मिलीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम मीन्स, एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स प्लस ट्रीज प्लस ग्रासेस, है ना। एरेबल क्रॉप्स कल्टीवेशन इज पॉसिबल इन विच लैंड यूज क्लासिफिकेशन। जो लैंड यूज़ का क्लासिफिकेशन किया गया था, एक किया गया था 1st से 4th में और दूसरा किया गया था 5th से 8th में, ठीक है। तो एरेबल जो क्रॉप कल्टीवेशन आता है वो किस में पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है आपका, ठीक है। पहले तो हम इसको डिटेल्स देखते हैं। जो 1 से 4 है इसमें क्या होते हैं, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड अदर यूजेस के लिए। अब जो 5th से जो 8th तक का होता है इसमें जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल ही नहीं होती है, लेकिन अदर यूजेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है 5th से 8th क्लासिफिकेशन में। तो जो एरेबल क्रॉप्स कल्टीवेशन प्रोसेस है वो 1st से 4th लैंड यूज क्लासिफिकेशन के अंडर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 35, वाटर सेट्स वर कल्टिवेटेड इन द लैंड क्लासिफिकेशन। जो वाटर सेट कल्टिवेटेड है वो किस क्लासिफिकेशन में लिया गया है, उसको लिया गया है 8th क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल्स और लैंड्स जो होते हैं क्लास 8th में फॉलो किया गया, लिमिटेशंस रखी जाती है इस पर ना, प्लांट प्रोडक्शन और रिस्ट्रिक्शन रहता है थोड़ा यूज़ करने के लिए, है ना। तो इसमें ये रहता है 8th में। द फॉलोइंग क्लास ऑफ सॉइल्स हैव नो लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप। इनमें किस टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन में, सॉरी यहाँ पे क्लास में सॉइल को कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि किसी भी टाइप की सॉइल को ग्रो करने, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, क्लास 1। द फॉलोइंग केमिकल्स फिल पोर्स एंड मेक सॉइल रेपिलेंट टू वाटर। इसका आंसर है ए एंड बी, लेटेक्सेस एंड एसफाल्ट। Basicular mycorrhizae (VAM) has found to influence yield of several crop by increasing the uptake phosphorus। ठीक है, ये जो vascular mycorrhizae है वो फाउंड होती है इन्फ्लुएंस yield of several crop, किसका इंक्रीज करने में, फॉस्फोरस को। एब्रेविएशंस को पढ़ेंगे हम कुछ, आपको इस पर थोड़े से जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में बताया गया जो वाटर सेड और रेनफेड से रिलेटेड है ना। AICRPDA ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रायल एंड एग्रीकल्चरल हैदराबाद, ठीक है, ये स्टैंड्स फॉर। फिर नेक्स्ट है AISSLUP स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, न्यू दिल्ली में ये स्टैब्लिश है। नेक्स्ट है CAZRI
CAZRI, तो ये हो गया आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्टेट है इस्टेब्लिश है हुआ है जोधपुर में, है ना। फिर है CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल। नेक्स्ट है CIDA कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। CSWCRTI ये है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है EGP इफेक्टिव ग्रोइंग पीरियड। GIS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन ड्राई एरियाज एलिपो साइरिया। नेक्स्ट है ICRAF इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री नैरोबी केन्या में इस्टेब्लिश्ड है। इक्रीसेट जो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट है IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड बॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिचुएटेड है एट झांसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे IWDP इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो लोकेटेड है वो यहाँ पे, ठीक है। ये IWDP स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। LCC स्टैंड्स फॉर लैंड कैपेबिलिटी क्लास, है ना। NBSS एंड LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में इस्टेब्लिश्ड है, ये सिचुएटेड है। NRCAF नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री झांसी में ये लोकेटेड है। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में लोकेटेड है। NWDB नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली। NWDRPRA नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, है ना। ये UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। USDA यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे हम। चाय फार्मिंग एरियाज आर बेसिकली एरिड with a growing season period of adequate soil moisture less than 75 days। तो आप सभी को पता है जो ड्राई फार्मिंग होती है वो एरिया बेसिकली एरिड रीजन में ग्रोइंग सीजन जो होता है वो होता है 75 डेज से कम होता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 मिलीमीटर इज टर्म्ड एज ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग कब होती है? जब 750 मिलीमीटर से ज़्यादा क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है, और इसके जो ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप का वो होता है 75 to 120 डेज़ के बीच में होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज आर सेमी एरिड ट्रैक्ट्स विथ अ ग्रोइंग पीरियड बिटवीन 75 to 120 डेज। Crop production in regions with annual rainfall more than 1150 मिलीमीटर is termed as rain-fed farming। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है वो रेन-फेड फार्मिंग है। रेन-फेड फार्मिंग एरियाज आर ह्यूमिड रीजन्स विथ ग्रोइंग पीरियड मोर देन 120 डेज। रेन-फेड फार्मिंग में जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मोर देन 120 डेज होता है। The contribution of rain-fed agriculture in India is about 42% of the total food grain, 75% of oilseed, 90% of pulse और 70% of the cotton। तो इंडिया में हम कंट्रीब्यूशन की बात करें रेन-फेड एग्रीकल्चर का इंडिया में, तो जो फूड ग्रेन के लिए 42% देता है, सबसे कम फूड ग्रेन के लिए रहता है, ठीक है। ऑयल सीड के लिए 75% देता है, 90% देता है पल्सेस के लिए। पल्स के लिए सबसे ज़्यादा है रेन-फेड एग्रीकल्चर इंडिया में, 70% दिया जाता है कॉटन में। Even after providing all irrigation potential in India, 55% areas remain as rain-fed। यहाँ तक कि आप बात कर दो कि यहाँ पे हर इरिगेशन पोटेंशियल देने के बाद भी इंडिया में जो 55% का एरिया जो रहता है वो रेन-फेड रह जाता है, ठीक है। ग्लोबली द एरिया अंडर ड्राईलैंड इज़ अबाउट 6150 मिलियन हेक्टेयर। In India, about out of the total cultivated area of 143 million hectare, the area under dryland is about 85 million hectare, which comes to 60%। इंडिया में जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया होता है वो 143 मिलियन हेक्टेयर है,
जो कि ड्राई लैंड के अंडर पे आता है, जो क्या है आपको इज़ अबाउट 85 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कहाँ पे आता है 60% पे आता है। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ड्यू टू आइदर इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन और एक्सेस वाटर लॉस और ओवर सप्लाई इज टर्म्ड एज एरिडिटी। मतलब कि कोई कंडीशन जिसमें डेफिशिएंसी होती है वाटर की, आइदर इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, एक्सेस वाटर लॉस के कारण, उसको हम एरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। इक्रीसेट स्टेंज को आपको बताया मैंने पहले, तो ये जो है क्लासिफाइड द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इन्होंने जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को, एसएटी को, एरियाज़ को क्लासीफाई किया बाय एडॉप्टिंग ट्रॉल्स क्लासिफिकेशन। किसको अडाप्ट करके? ट्रॉल्स का क्लासिफिकेशन को अडाप्ट करके। हमने इसको क्वेश्चन में भी किया था। ICAR while establishing the dryland centers in different agroclimatic zones of the country use the formula of Thorndike। ICAR ने जब इस्टेब्लिशमेंट किया, किसका इस्टेब्लिशिंग किया? ड्राईलैंड सेंटर्स का डिफरेंट इकोलॉजिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया कंट्री के, उसका फॉर्मूला थॉर्नबेक ने दिया था। टोटल एरिया अंडर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इन इंडिया एक्सटेंड ओवर 135.8 मिलियन हेक्टेयर। जो टोटल एरिया आता है किसके अंडर पे? एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के इंडिया में, वो ओवर 135.8 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड आता है। Systematic research work has started only from 1923 with the start of research center at Manjri near Pune in Bombay province by BVA तामने। ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक रिसर्च वर्क तो स्टार्ट किया गया था वो ओनली फ्रॉम 1923 से स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट ऑफ रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टार्ट किया था? मंजरी नियर, जो कि पुणे में है। ठीक है। और नेक्स्ट है ड्यूरिंग 1970 के दौरान ICAR स्टार्टेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ICAR ने क्या किया? इन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को ठीक है, क्या किया? एट 23 लोकेशन में इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया। नेक्स्ट है चूज़ एंड फर्निश द ईयर अगेंस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स। इनके अगेंस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको जो दिया है 1923 इस्टेब्लिशिंग ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एट मंजरी पुणे बाय ताम्हाने। ठीक है। तो 1923 में इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन का, कहाँ पे? मंजरी में। 1972 में इक्रीसेट जो, ठीक है, इक्रीसेट इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है, ईयर है, वो 1972 है। 1985 की बात करें, बर्थ ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एट हैदराबाद। तो जो 1985 है वो बर्थ है किसका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, हैदराबाद में। 1970 रिसर्च सेंटर established under AICRPDA in 23 locations। 1986 launching of NWTPRA programs by Government of India in 15 states। नेक्स्ट है द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज़, जो एनुअल रेनफॉल है हमारे इंडिया की एवरेज वो है 1192 मिलीमीटर, वेयर एज इन आंध्र प्रदेश इट इज़ 890 मिलीमीटर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। मोर देन 1/3 ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया रिसीव रेनफॉल लेस देन 750 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो 1/3 एरिया है हमारे जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में, उनमें से जो रेनफॉल होती है वो 750 मिलीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द ड्राईलैंड सॉइल आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड जिंक। जो सबसे ज़्यादा ड्राईलैंड सॉइल होती है, ठीक है, जिसमें ड्राईलैंड सॉइल होंगी तो क्या होगा, उस पर डेफिशिएंसी किस में न्यूट्रिएंट्स की होगी, वो होगी नाइट्रोजन की और जिंक की। ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और यहाँ पे जो जिंक है वो माइक्रो है। ठीक है, ये मैक्रो, ये माइक्रो। सॉइल क्रस्ट हिंडर्स एंड इमरजेंस ऑफ सीडलिंग। जो सॉइल क्रस्ट है वो हिंडर्स और इमरजेंस ऑफ सीडलिंग को दिखाता है। प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट रिजल्ट्स इन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जो प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है वो किसको रिजल्ट लेके जाता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स को लेके जाता है। द काइंड ऑफ ड्रॉट वेयर क्रॉप्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल इवन व्हेन वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इज रिफर्ड टू एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। हमें बताया गया है एक काइंड ऑफ ड्रॉट जहाँ पे क्रॉप्स जो होती है अनेबल करती है, मतलब अनेबल होती है किसके लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए वाटर को, कहाँ से, सॉइल से ही ना। इवन व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, यहाँ तक कि उसमें वाटर अवेलेबल होता है लेकिन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सॉइल सॉल्यूशन में ये क्या कहला जाता है, इसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट हम बोलते हैं।
नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन इज द प्लांट पॉपुलेशन शुड बी लेसर इन ड्राईलैंड कंडीशन देन अंडर इरीगेटेड कंडीशन। प्लांट पॉपुलेशन जो है वो कम होती है किस पे, ड्राईलैंड कंडीशन में, इरीगेटेड कंडीशन के अकॉर्डिंग ना। द रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ प्लांटिंग पैटर्न शुड ऑलवेज बी फॉलोड अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। ड्राईलैंड कंडीशन में हम लोग रेक्टेंगुलर टाइप प्लांटिंग को अप्लाई करते हैं, हम फॉलो करते हैं। द contingent management practices done in the standing crop to overcome the unfavorable soil moisture condition due to prolonged dry spells are known as mid-season condition। कंटिंजेंट में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वो स्टैंडिंग क्रॉप में की जाती है, क्यों, अनफेवरेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन से ओवरकम आने के लिए। The collection of runoff water during peak periods of rainfall and storing in different structures is known as water harvesting। अब वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता है कि वाटर को कलेक्ट करके रखना, डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्टोर करना है ना, रेनफॉल वाटर को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। A line joining the points of equal elevation is called contour। In general, a single crop is being taken in dry farming areas where the annual rainfall is below 500 millimeter। In areas where the annual rainfall is in the range of 600 to 850 millimeter, intercropping is being recommended and practiced। देखो जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होती है 600 से 850 मिलीमीटर तक होती है, तो इंटरक्रॉपिंग को उसमें रिकमेंडेड किया जाता है। किसको किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग करने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। डबल क्रॉपिंग, आइदर बाय सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। ठीक है, अब देखो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एक के बाद एक लगाना, रिले मतलब कि एक हमारी हार्वेस्ट नहीं हुई क्रॉप उसको हम पहले से लगाते हैं ना, हार्वेस्ट होने के पहले ही हम दूसरी क्रॉप की बुवाई कर देते हैं। तो रिले क्रॉपिंग इज़ पॉसिबल इन प्लेसेस विथ हाई रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, इज़ ग्रेटर देन 900 मिलीमीटर, तो ये क्या हो गया आपका डबल क्रॉपिंग में आ जाता है। Contingency cropping refers to growing of a suitable crop in place of normally sown highly profitable crop of the region due to aberrant weather conditions। नेक्स्ट है सॉइल मल्च। सॉइल मल्च क्या होता है, इज़ अ थिन लेयर होती है ऑफ लूज सॉइल सरफेस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय फ्रिक्वेंटली स्टीयरिंग इन द सॉइल विथ सरफेस टिलेज इम्प्लीमेंट्स लाइक टैंटिल्स, गुनका है ना, ब्लेड हैरोज एक्सेट्रा। तो जो सॉइल मल्च होती है वो एक प्रकार की थिन लेयर होती है जो कि सॉइल सरफेस को कवर करती है ना, वाटर मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने के लिए, ये भी बोल सकते हैं आप। अमंग द डिफरेंट मल्चेस सॉइल मल्च इज़ द चीपेस्ट। इनमें से अलग अलग हम मल्चेस की बात करें तो ये जो सॉइल मल्च की बात करें तो एक थिन लेयर होती है लूज सॉइल सरफेस की ना, तो ये वही है कि हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट से हम इसको तैयार करते हैं। Plastic mulches are very effective as mulches for evaporation control provided cost is not a limiting factor। जो प्लास्टिक मल्चिंग है ना, प्लास्टिक मल्चेस बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ये क्या करती है, एवापोरेशन को कंट्रोल करती है ना, इसमें वाटर मॉइस्चर जो रहता है वो बना रहता है, मॉइस्चर कंटेंट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे क्या होती है, अच्छी होती है। Black plastic mulches will absorb the solar radiation and enhance the soil temperature for hastening the germination of winter crop like wheat, barley, etc। जो ब्लैक प्लास्टिक मल्चेज़ हैं वो क्या करती है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और ये सोलर टेम्परेचर को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, फॉर हैजनिंग द जर्मिनेशन ऑफ विंटर क्रॉप। जो विंटर क्रॉप होती है हमारी, जो हम ठंड सीजन में रबी क्रॉप्स को लगाते हैं, उनके जर्मिनेशन के लिए उनको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए रहता है, उस टाइम टेम्परेचर कम रहता है, तो ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उनको टेम्परेचर और रेडिएशन को दिया जाता है। वर्टिकल मल्चिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इन ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है, ये जो है वर्टिसोल ऑर्डर के अंडर पे आती है ना, तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें कॉटन को बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है, रेगुलर सॉइल भी हम इसको बोलते हैं। तो वर्टिकल जो मल्चेज़ है इसको वेरी इफेक्टिव होता है ब्लैक सॉइल के लिए। फिर है मल्चेस विल रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग इनफिल्ट्रेशन एंड रिड्यूसिंग एवापोरेशन। मल्चेस जो होती हैं वो क्या करती है, सॉइल सैलिनिटी प्रॉब्लम को क्या करती है, रिड्यूस करती हैं, और इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाकर और रिड्यूसिंग एवापोरेशन को रिड्यूस करके।
The process of runoff collection during periods of peak rainfall in storage tanks, ponds, etc. is known as water harvesting. ये हमने पहले भी पढ़ा था, वही चीज़ दे दिया कि प्रोसेस रन ऑफ जो कलेक्शन करना पीरियड्स ऑफ पीक रेनफॉल में है ना, स्टोरेज टैंक पॉन्ड में, तो इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कह देते हैं. कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर फॉर सब्सिक्वेंट यूज इज़ नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग. तो यहाँ थे हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमने कंप्लीट किया. एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, किससे रिलेटेड थे, हमारे वाटर सेट मैनेजमेंट से, रेनफेड एग्रीकल्चर से. तो आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होंगे इन पे. यदि आप हमारे कोर्स नाबार्ड ग्रेड ए के टेस्ट सीरीज़ को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज़ को भी परचेस कर सकते हैं. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है. आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें. यदि नहीं किया है तो वहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से जाके. इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उसमें टेस्ट कंटेंट्स जो रहेगा नाबार्ड ARD का रहेगा, प्लस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे. 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ रहेगी आपकी. 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे पर टेस्ट पे. तो आप यदि हमारे इस टेस्ट सीरीज़ को भी परचेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कोड दिया गया है, आप यूज़ कर सकते हैं. आई लव एग्रीकल्चर GK. आपको इसमें 15% का भी डिस्काउंट दिया जाएगा इन कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ में भी. तो आपने यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें. तो यदि आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को, आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप की लिंक दी है आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं. और वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ. थैंक यू.